सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि यान फेंग वू झांगकोंग की सादगी, खामोशी और खूबसूरती से धीरे धीरे प्रभावित हो जाती है और एक साधारण रेस्टोरेंट में उनके बीच सहज बातचीत होती है। अंत में उसे पता चलता है कि वू झांगकोंग श्रेक एकेडमी का शिक्षक है, जिससे उसके मन में उसके लिए और भी सम्मान और आकर्षण बढ़ जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वो बहुत हैंडसम है और वो श्रेक एकेडमी में शिक्षक भी है। इससे ज्यादा परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। श्रेक एकेडमी कमाल है। यान फेंग ने अचानक वू झांगकोंग की ओर पलके झपकाए। कई साल पहले मैं सच में वहाँ की छात्रा बनना चाहती थी। मैंने परीक्षा भी दी थी, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं मेरा चयन नहीं हुआ। अफसोस है, अगर हो जाता तो शायद मैं आपकी ही छात्रा बन पाती। नहीं, वू झांगकोंग ने कहा, जब तुम स्कूल में थीं तब मैं भी छात्र ही था। तुम मेरी छात्रा बनने के लिए काफ़ी बड़ी हो। हाय, यान फेंग ने होठ फुलाए। क्या तुम हमेशा लड़कियों से ऐसे ही बात करते हो? थोड़ी सी बातचीत करना नहीं जानते? वू झांगकोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खाना खाता रहा। ये आदमी भी ना। यान फेंग ने होठ भींचे और उसे घूरा, लेकिन कुछ देर बाद वो इस खामोशी को सह नहीं पाई। तुम श्रेक एकेडमी के शिक्षक हो तो ज़रूर बैटल आर्मर मास्टर भी होगे, है ना? एक शब्द वाले या दो शब्द वाले? 2 शब्द वाले, वू झांगकोंग ने उत्तर दिया। यान फेंग की आंखें फैल गईं। वो सिर्फ 33 साल का है और 2 शब्द बैटल आर्मर मास्टर। कमाल है, इसीलिए मैं उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी। ओह, उसने लापरवाही दिखाने की कोशिश की। मैं अभी अभी 1 शब्द बैटल आर्मर मास्टर बनी हूँ। अपने पहले शब्द के लिए मैंने फीनिक्स चुना। सच कहूँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा सही नहीं है। मेरी मार्शल सोल तो फायर गॉड है और आमतौर पर बैटल आर्मर का नाम आत्मा या स्पिरिट सोल पर रखा जाता है, लेकिन गॉड तो मैं रख ही नहीं सकती थी, इसलिए अपने नाम के अर्थ से लिया। तुम्हारे आर्मर का नाम क्या है? स्काई आइस। ओह, कितना कूल है। ये नाम क्यों चुना? क्या इसीलिए कि तुम्हारी मार्शल सोल बर्फ तत्व की है? वू झांगकोंग ने पहली बार खाना छोड़कर सीधे उसकी आंखों में देखा। स्काई मेरी मार्शल सोल का पहला हिस्सा है और आइस मेरी पत्नी के नाम के अर्थ से आया है। खाते समय बात मत करो, बस खाओ। उसकी पत्नी? यान फेंग स्तब्ध रह गई। उसकी पत्नी है? जाहिर है उसकी पत्नी होगी। इतना शानदार आदमी अकेला कैसे होगा? एक गहरी निराशा उसे भीतर से जकड़ गई और उसकी भूख गायब हो गई। दोनों चुपचाप खाना खाते रहे। वो झांगकोंग ने बहुत कम खाया और हमेशा की तरह धीरे धीरे खाता रहा। उसका मन कहीं अतीत में भटक रहा था। जब दोनों खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकले तब सूरज सिर के ऊपर आ चुका था। यान फेंग मुस्कुराई। दोपहर के खाने के लिए धन्यवाद। वो झांगकोंग ने सिर हिलाया। मैं चलता हूँ। क्या तुम अपना नंबर दे सकते हो? मैं स्पिरिट पगोड़ा लौटकर जांच रद्द करवाऊंगी। काम हो जाने पर तुम्हें फ़ोन करूंगी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद वू झांगकोंग मान गया और उसे अपना नंबर दे दिया। अगली बार जब मैं श्रेक सिटी आऊंगी तुम्हें ढूंढूंगी और हम डिनर करेंगे, ठीक है? यान फेंग मुस्कुराई। वो झांगकोंग ने ठंडी निगाह से देखा। मैं जा रहा हूँ, अलविदा, और बिना रुके मुड़कर चला गया। उसकी पीठ देखते हुए यान फेंग ने उदास सांस ली। अच्छे आदमी हमेशा पहले से ही किसी के होते हैं। सच में, मुझे अपना अच्छा आदमी कब मिलेगा? हेवन स्पिरिट सिटी बहुत छोटी है। शायद मुझे श्रेक सिटी जाना चाहिए। आखिर मैं अब 1 शब्द बैटल आर्मर मास्टर हूँ। हाँ, मैं ट्रांसफ़र के लिए स्पिरिट पगोड़ा से बात करूंगी। हेवन स्पिरिट सिटी में हार के बाद तांग वूलिन और उसके दोस्तों को अपनी योजना बदलनी पड़ी। वो तुरंत अपनी सोल कार में बैठे और अगले शहर की ओर निकल पड़े। बहुत सोच विचार के बाद भी उन्हें स्पिरिट पगोड़ा पर धावा बोलने से बेहतर कोई तरीका नहीं सूझा। भाग्य से अगली कुछ जगहों पर सब कुछ ठीक रहा। किसी ने उनकी निरीक्षक वाली पहचान पर शक नहीं किया और कुछ ही दिनों में उनका आधा इम्तिहान पूरा हो गया। आज चौथा दिन है तांग वूलिन, नक्शा देखते हुए उसने कहा, हमें तेज चलना होगा। आज 2 शहर, कल 2 और, फिर उसके बाद ब्राइट सिटी पहुंच जाएंगे। वहां ताकतवर लोग बहुत हैं। शायद स्पिरिट पगोड़ा पर धावा न बोलना पड़े, लेकिन वहां ज्यादा सावधान रहना होगा। यात्रा के दौरान उनका डर धीरे धीरे कम हो गया। सबसे बड़ी चुनौती यान फेंग थी और उससे उन्होंने जाना कि बैटल आर्मर मास्टर कितना भयानक हो सकता है। वुलिन, मुझे ब्राइट सिटी में एक जगह पता है जहां अच्छे विरोधी मिल सकते हैं, ये शिंगलान ने कहा। कहाँ? तांग वुलिन चौंका। इंपीरियन सन मून सोल इंजीनियरिंग एकेडमी। 10,000 सालों से हमारी प्रतिद्वंद्विता चली आ रही है। सही कहा, गुयुए ने कहा। अगर हम उन्हें हरा दें तो कितना मजा आएगा। ठीक है, तय रहा। तभी शिए कांपती आवाज में बोला, पहले सामने की मुसीबत देखो। सबने खिड़की के बाहर देखा। 20 मेका हाईवे पर कतार में खड़े थे। उनके सीने पर स्पिरिट पगोड़ा का चिन्ह था। वुलिन, क्या करें? तांग वुलिन की आंखें सिकुड़ गईं। कार रोको।
कार रुकने से पहले ही उसने दरवाज़ा तोड़ दिया और छत फाड़ दी। वो पकड़े नहीं जा सकते थे। हार का मतलब था शर्म और शायद स्प्रेक अकेडमी से निकाले जाना। ब्रेक लगते ही कार टकराई और सब अलग अलग दिशाओं में उछल गए। जंगल में जल्दी, लेकिन तांग वुलिन वहीं खड़ा रहा, सामने बढ़ते मेकाओं का सामना करते हुए। मेका उड़ते हुए आगे बढ़े और अपने तोपों को तैयार कर लिया। वे अविश्वसनीय गति से उड़ रहे थे और ये साफ था कि तांग वुलिन के समूह के पास बच निकलने का एकमात्र रास्ता जंगल के भीतर से ही था। आते हुए मेकाओं को देखते हुए तांग वुलिन को जो थोड़ी सी तसल्ली मिली वो ये थी कि उन्हें सरकार नहीं बल्कि स्पिरिट पगोडा ने भेजा था। ये मेका उसे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे, कम से कम फेडरेशन के अधिकार क्षेत्र में तो नहीं। इसलिए तांग वुलिन ने निष्कर्ष निकाला कि वे उसे पकड़ने आए हैं। इसी सोच के साथ उसे भरोसा हुआ कि उसके दोस्तों के पास भाग निकलने का मौका है। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, पास आते ही मेकाओं ने अपनी तोपें समेट लीं। अब वे सब खाली हाथ थे और 5 बैंगनी मेका आगे बढ़ रहे थे। तांग वुलिन उछलकर उनकी ओर बढ़ा। उसके नीचे एक चमकदार सुनहरा आत्मवृत्त प्रकट हुआ और उसने गोल्डन ड्रैगन बॉडी सक्रिय की। शक्ति उसकी देह में भर गई और सुनहरी शल्कें उसकी दाहिनी बांह और धड़ पर फैल गई। उसका दाहिना हाथ पंजे में बदल गया, फिर तारों सी चमक के धागे उसके चारों मुड़ लिपटे और एक दस्ताने का रूप ले लिया। उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक ड्रैगन सी गर्जना उसके शरीर से निकली। उसने गहरी सांस ली, दोनों हाथों को घुमाया और उसका रक्तसार उल्टी दिशा में बहने लगा। दाहिनी बांह को बाएं हाथ से थामे हुए उसने हवा में पंजा चलाया। गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस और गोल्डन ड्रैगन ड्रेड क्लॉ को एक साथ छोड़ते हुए उसने अपने सारे आत्मिक बल को पंजे में इकट्ठा किया। गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवंस ने ड्रेड क्लॉ की शक्ति को और बढ़ा दिया। परीक्षा से पहले उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब जब उसका रक्तसार मजबूत हो चुका था और वो चौथी मोहर तोड़ने के करीब था, उसे लगा कि उसका शरीर इस हमले को सह पाएगा। 5 चमकदार पंजा आकार की धाराएं हवा चीरती हुई आगे बढ़ीं, पीछे गहरे सुनहरे प्रकाश की लकीर छोड़ती हुई। शुरुआत में वे 1 मीटर लंबी थी, पर बढ़ते बढ़ते 10 गुना लंबी हो गई और मेकाओं की ओर टूट पड़ी। निराकार होने के बावजूद उनकी प्रचंड शक्ति ने 5 बैंगनी मेकाओं को हवा में रोक दिया। एक चकाचौंध कर देने वाला दृश्य। मेका चालकों को ये पंजा धाराएं देखकर झटका लगा। आमतौर पर आत्मा मास्टर के हमले की शक्ति दूरी के साथ घटती है। उन्होंने मान लिया था कि तांग वुलिन का सुनहरा वृत्त कोई आत्मा वृत्त है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि वो सुनहरा क्यों है। जैसे जैसे धाराएं पास आती गईं और लंबी होती गईं, उनकी अंतरप्रेरणा चीख उठी कि बचाव करो। उन्होंने अपनी ऊर्जा ढाले पूरी शक्ति से खड़ी कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पंजा धाराएं मक्खन में चाकू की तरह ढालों को चीरती चली गईं। हवा में झटके फैले और एक भयानक चरमराहट के साथ बैंगनी मेका पीछे उड़ गए। उनकी ऊर्जा ढालें दरारों से भर गईं, टूटने ही वाली थीं। हर दर्शक स्तब्ध रह गया। एक छोटा सा लड़का अकेले 20 मेकाओं का सामना कर रहा था और एक ही पंजे की मार से 5 बैंगनी मेकाओं को यूं उड़ा दिया जैसे वे मक्खियां हों। ऐसी दबंग शक्ति। पीछे रह गए पीले मेकाओं ने ये दृश्य देखा तो तुरंत रुक गए और तांग वुलिन से सावधान रहने लगे। जो ये कर सकता था वो पीले मेकाओं को कागज की तरह फाड़ सकता था। तांग वुलिन जमीन पर आ गिरा और तुरंत बर्फीले तूफान के बीच कूद पड़ा। मेकाओं की नजरों से ओझल हो गया। अगले ही पल गु युए ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। गु युए की मदद से शू शाओयान ने एक जोरदार बर्फीला तूफान छोड़ा। अपनी सारी शक्ति उसमें झोंकते ही तूफान कई 100 मीटर के क्षेत्र में फैल गया और बर्फ ने मेकाओं की दृष्टि ढक ली। तांग वुलिन ने हमला सिर्फ समय खींचने के लिए नहीं किया था, बल्कि दुश्मनों को डराने के लिए भी किया था। वे उनके दिलों में झिझक पैदा करना चाहते थे, ताकि वे अकेले अकेले खोजने ना निकले और रेडार पर ही निर्भर रहें। श्रेक अकेडमी ने उन्हें सिखाया था कि रेडार से कैसे बचा जाए, और बर्फीला तूफान इसका एक तरीका था। उथल पुथल भरी बर्फ में रेडार शोर और संकेत में फर्क नहीं कर पाता। तांग वुलिन गु युए के साथ तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही कदम बाद उसका दिल मुंह को आ गया। एक पल जमीन ठोस थी, अगले ही पल कुछ भी नहीं। वो सर्वग्रासी अंधकार में लटक गया, एक ऐसा गड्ढा जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगले ही पल एक प्रकाश गोला चमका और अंधकार छट गया। वे एक छोटे से भूमिगत कक्ष में खड़े थे। उनके सारे साथी पहले से मौजूद थे। प्रकाश गोला गु युए की हथेली के ऊपर धीरे धीरे तैर रहा था। उसने उसका हाथ छोड़ा और चुपचाप अगले काम में लग गई। एलिमेंटल टाइड और एलिमेंटल कंट्रोल से उसने उन्हें और गहराई में पहुंचाया और ऊपर मोटी छत बना ली। यहाँ तक कि गर्वीली ये शिंगलान भी हैरान रह गई। पृथ्वी तत्व पर उसका नियंत्रण अद्भुत था। उन्हें और नीचे ले जाकर उसने रेडार से छिपा लिया। जो स्थिति पहले निराशाजनक थी, वो गु युए की बुद्धिमत्ता और अद्भुत शक्ति से बचाव में बदल गई। मेका चालक कभी नहीं सोचेंगे कि वे जमीन के नीचे छिपे हैं और उनके सेंसर भी उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे।
अगर मेकाओ ने तुरंत गोलीबारी कर दी होती तो वे सब अपंग या मारे जा चुके होते। भाग्य से उन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया था, इसलिए घातक बल नहीं अपनाया गया और यही उनके बचने का रास्ता बना। करीब 10 मिनट बाद गू युए के शरीर पर पसीना चमकने लगा और उसने गहराई में ले जाना बंद कर दिया। सांस काबू में रखो, यहाँ हवा पतली हो रही है, तांग बुलिन बोला। चिंता मत करो, गू युए ने कहा। उसने हाथ हिलाकर पानी का गोला बुलाया, फिर उसे रगड़ा, गोला सिकुड़ने लगा और हवा धनी हो गई। गुरु ने मुझे पानी से ऑक्सीजन अलग करना सिखाया है, कुछ देर तक ठीक रहेगा। बड़ी बहन गू युए, आप तो कुछ भी कर सकती हैं, शू शाओयान प्रशंसा से बोली। गू युए हल्की सी मुस्कुराई। सब कुछ नहीं, पर अब वे हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। जब वे हार मान लेंगे हम ऊपर लौटेंगे, लेकिन फिर क्या? स्पिरिट पगोड़ा हमें ढूंढ रहा है, बाकी शहरों को भी खबर पहुंच गई होगी। हमें पुरानी योजना पर नहीं चल सकते, नई योजना चाहिए। तांग वुलिन ने आंखें सकीरी की। हमें अभी कई शहर जाने हैं, बड़े शहरों में ताकतवर आत्मा मास्टर मिलेंगे, शायद हम। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई, उसका मन गहरे विचारों में डूब गया। इंपीरियल सन मून सोल इंजीनियरिंग अकेडमी को चुनौती देना अब पहले से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। 1 घंटे बाद वे सतह पर लौटे। सचमुच मेका कहीं नहीं थे, लेकिन उनकी कार पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। तांग वुलिन ने नक्शा खोला। अगला शहर 200 किलोमीटर दूर था। पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गू युए के पवन तत्व और शू लिजिची के एजाइल सूप बन की मदद से वे तेजी से आगे बढ़े। तांग वुलिन ने थके हुए शू लिजिची को सहारा दिया और ये शिंगलान ने शू शाओयान को। इस तरह तांग वुलिन और उसके साथी अगले शहर की ओर बढ़ चले। 200 किलोमीटर की दूरी तांग वुलिन के लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन शू लिजी के लिए ये बिल्कुल अलग कहानी थी। दौड़ते हुए भी वो सुअर के बन और सूप बन खाता जा रहा था, फिर भी उसे लग रहा था कि वो लगातार दुबला होता जा रहा है। धिक्कार है तुम्हें स्पिरिट पगोड़ा, शू लिजी ने आसमान की ओर गुस्से से मुट्ठी हिलाते हुए चिल्लाया। गू युए ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तुम क्या कर रहे हो? शू लिजी ने उसकी ओर मुड़कर कहा। मैंने तय कर लिया है कि मैं कभी भी उन्हें अपने बन नहीं बेचूंगा। ये शिंगलान ने ठंडी हंसी हंसी। भविष्य क्या लाता है ये हम देखेंगे। दूसरी ओर तांग वुलिन गहरे विचार में डूबा हुआ था। योजना ये थी कि आज 2 शहर पूरे करेंगे, लेकिन इस रफ्तार से हम केवल एक ही कर पाएंगे। शहर पहुंचते ही थोड़ा आराम करेंगे, फिर दोपहर में स्थानीय अकादमी जाएंगे। जल्द ही उन्हें ठहरने के लिए एक छोटा सा सराय मिल गया और कुछ घंटों के विश्राम के बाद वे फिर से चलने के लिए तैयार हो गए। आखिर वे आत्मा गुरु थे। वे इस समय स्काई ऑर्डर सिटी में थे, जो ब्राइट सिटी से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था। अभी भी कई शहर उनके और अंतिम लक्ष्य ब्राइट सिटी के बीच थे, और अब ना तो उनके पास कार थी और ना ही दूसरी खरीदने के लिए पैसे। इस शहर को पूरा करने के बाद उन्हें पश्चिम की ओर यात्रा जारी रखने के लिए ट्रेन लेनी पड़ती। तांग वुलिन ने स्थानीय आत्मा गुरु अकादमी के बारे में पूछताछ की। जैसा कि उसने सोचा था, यहाँ एक काफ़ी अच्छी अकादमी थी। उसका नाम था स्काई ऑर्डर स्टार ओशन अकादमी, और ये उड़ान प्रकार के आत्मा गुरुओं में विशेषज्ञ थी। वास्तव में वहाँ प्रवेश पाने के लिए उड़ान प्रकार होना अनिवार्य था। हालांकि ये एक उन्नत अकादमी नहीं थी। उन्नत अकादमियां वे संस्थाएं थीं जो प्रतिभाशाली आत्मा गुरु, मेका पायलट और युद्ध कवच मास्टर तैयार करती थीं। बेशक ऐसी अकादमियों को अनिवार्य रूप से युद्ध कवच मास्टर पैदा करने की जरूरत नहीं थी, बस उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम उस दिशा में केंद्रित होना चाहिए। छात्र आमतौर पर 22 से 25 वर्ष की उम्र में स्नातक होते थे। यहाँ तक कि श्रेक अकादमी में भी इस उम्र में एक शब्द युद्ध कवच मास्टर बनना दुर्लभ था। अन्य अकादमियां तो तुलना भी नहीं कर सकती थी। मुझे उन्हें फोन करना होगा, तांग वुलिन बुदबुदाया। इस समय उसकी टीम में वही अकेला था जो आराम नहीं कर रहा था। वो ज्यादा थका नहीं था और उसे एक जरूरी काम करना था। उसने सराय की लॉबी में रखे निशुल्क आत्मा संचार यंत्र का उपयोग करके कॉल मिलाया। जैसे ही कॉल जुड़ा, तांग वुलिन बोला, चाचा गुरु। वुलिन, तुम्हारी परीक्षा कैसी चल रही है? सब ठीक है? सब ठीक नहीं है। मुझे कुछ परेशानी हो गई है और परीक्षा पूरी करने के लिए मुझे और पैसे चाहिए। मैं इस समय स्काई ऑर्डर सिटी में हूँ, लेकिन बिना अपने बैज के मैं कोई लोहार का मिशन नहीं ले सकता। क्या आप यहाँ की शाखा से बात करके मुझे कुछ मिश्र धातु ढालने या आत्मशोधन का काम दिलवा सकते हैं, और कुछ हथौड़े भी उधार दिलवा दे? मुझे यात्रा के खर्च के लिए पैसे चाहिए। लाइन पर कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर जेन हुआ बोले, तुम्हारे लिए ये वाकई मुश्किल रहा होगा। सीधे स्काई ऑर्डर ब्लैकस्मिथ संघ चले जाओ, तुम्हें ढालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी उम्र और दर्जे को देखते हुए उन्हें मनाना झंझट भरा होगा। मैं उनसे कह दूंगा कि वे तुम्हें सीधे पैसे दे दें। धन्यवाद चाचा गुरु। तांग वुलिन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। कमाल है, चाचा गुरु कितने उदार हैं। ऐसे चाचा गुरु का होना सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। धन्यवाद की जरूरत नहीं, जेन हुआ हंसे। तुम्हारे लिए इतना करना तो स्वाभाविक है। मौका मिले तो आकर मुझसे मिलना।
जरूर, तांगवुलिन उत्साह से बोला। अगर वो गया तो उसे एक दिव्य लोहार से सीखने का अवसर मिलेगा और ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी। खाने के रास्ते में कोई भी रुकावट उसे नहीं रोक सकती थी। जब तांगवुलिन लोकल ब्लैकस्मिथ संघ से लौटकर अपने कार्ड में और 10 लाख क्रेडिट जुड़वा लाया, तब तक उसके साथी पूरी तरह तरोताज़ा हो चुके थे। चलो एक और कार खरीद लेते हैं, शिए ने उत्साह से चमकती आंखों से कहा। बाकी सब क्या सोचते हैं? तांगवुलिन ने अपने साथियों पर नजर दौड़ाई। सबसे पहले ये शिंगलान बोली, मेरे ख्याल से कार होना काफी सुविधाजनक रहेगा। ट्रेन जितनी तेज तो नहीं होगी, लेकिन शहरों के अंदर आने जाने में बहुत काम आएगी और ऑनबोर्ड जीपीएस से रास्ता ढूंढने में भी समय बचेगा। ठीक है, एक और कार लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लगा और उन्होंने एक नई कार खरीद ली। सौभाग्य से उन्हें वही मॉडल मिल गया जो उनकी पुरानी कार का था, और लगभग उसी कीमत में। सब कुछ तय होने के बाद वे स्काई ऑर्डर स्टार ओशन अकादमी की ओर रवाना हुए। स्काई ऑर्डर स्टार ओशन अकादमी शहर की सीमा के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित थी। इसकी स्थापना 2000 साल पहले हुई थी, और हालांकि इसका इतिहास श्रेक अकादमी जितना लंबा या प्रतिष्ठित नहीं था, फिर भी ये एक प्रसिद्ध अकादमी थी। ये अकादमी कई प्रतिभाशाली छात्र पैदा करती थी, और चूंकि उड़ान प्रकार के आत्मा गतियंत्री सेना में बहुत पसंद किए जाते थे, इसलिए इसके विभाग के सैन्य विभाग से गहरे संबंध थे। आत्मा उपकरणों से उड़ान संभव थी, लेकिन जो अपने बल पर उड़ सकते थे वो बाकियों से कहीं श्रेष्ठ माने जाते थे। हालांकि मजबूत आत्मा न होने पर भी आत्मा उपकरणों की मदद से कोई पावरफुल बन सकता था। आत्मा उपकरणों के आगमन से साधारण और प्रतिभाशाली आत्मा गुरुओं के बीच की खाई कम हो गई। फिर मेका आए और मैदान बराबर हो गया। केवल युद्ध कवच के बनने के बाद ही प्रतिभाशाली आत्मा गुरुओं को फिर से बढ़त मिली। स्काई ऑर्डर स्टार ओशन अकादमी उड़ान प्रकार के आत्मा गतियंत्री तैयार करने में माहिर थी। इसी कारण ये संघ में उत्कृष्ट मेका पायलट और सैन्य नायकों के लिए प्रसिद्ध थी। सेना के समर्थन से ये बहुत तेजी से बढ़ी और दूसरी श्रेणी की श्रेष्ठ अकादमियों में गिनी जाने लगी। एक आत्माकार अकादमी के पास एक छोटी गली में आकर रुकी। 6 लोग बाहर निकले। सभी ने चमकीले हरे रंग के खेल वस्त्र पहने थे। वे तांगवुलिन और उसकी टीम थी। उन्होंने ये कपड़े अभी अभी खरीदे थे और ये रंग ठीक श्रेक अकादमी जैसा था। तांगवुलिन ने उन्हें अकादमी के विशाल धातु द्वार तक पहुंचाया। द्वार 20 मीटर ऊंचा और 40 मीटर चौड़ा था, इतना बड़ा कि मेका भी आराम से निकल सके। दीवारें भी उतनी ही ऊंची थीं और पूरे विशाल परिसर को घेरे हुए थी। अकादमी शहर के पूरे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में फैली हुई थी। तांगवुलिन ने शिए की ओर देखा और संकेत किया। शिए के होंठ हिले, लेकिन तुरंत उसने 2 लंबे डंडे निकाले जो असल में एक बैनर के हिस्से थे। उसने 10 मीटर लंबा बैनर फैलाया जिस पर हरे रंग की उत्तेजक इंकी से बड़े अक्षरों में लिखा था। लिखावट बहुत साफ नहीं थी, लेकिन संदेश स्पष्ट था। शिए ने एक सिरा पकड़ा और शू लिजी ने दूसरा। दोनों ने मिलकर उसे खड़ा कर दिया। अकादमी में प्रवेश करते हुए छात्रों की भीड़ थी, इसलिए सबकी नज़र तुरंत इस अजीब से समूह पर पड़ी। सबसे पहले उनकी नज़र बैनर पर पड़ी। हम श्रेक अकादमी से हैं। हम 20 साल से कम उम्र की आपके सबसे मजबूत टीम को चुनौती देने आए हैं, किसी ने उबती आवाज में पढ़ा। फिर अचानक शब्दों का मतलब समझ में आया। क्या वे हमें चुनौती देने आए हैं? यही था तांगवुलिन का तरीका, सरल, सीधा और असरदार। सुबह का समय था और छात्र बड़ी संख्या में भीतर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बैनर खुला सब ठिठक गए और घूरने लगे। कई हैरान थे, कुछ नाराज, कुछ जिज्ञासु। कुछ ही मिनटों में फाटक के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। सब प्रसिद्ध श्रेक अकादमी के नाम से आकर्षित थे। युवा आत्मा गुरुओं के लिए श्रेक अकादमी एक सात्विक भूमि जैसी लगती थी। श्रेक के छात्र हमें चुनौती देने आए हैं और 20 साल से कम उम्र की टीम, लेकिन ये तो 15 से ज्यादा के भी नहीं लगते। तांगवुलिन सबसे आगे खड़ा था, चेहरा बिल्कुल शांत। उसे पूरा भरोसा था कि अकादमी इतनी सीधी चुनौती नहीं ठुकरा पाएगी। अगर मना कर दिया तो उनकी प्रतिष्ठा और छात्रों का मनोबल दोनों गिर जाएंगे। एक लड़का आगे बढ़ा, शायद 17 वर्षीय था। क्या तुम सच में श्रेक अकादमी से हो? तांगवुलिन ने सिर हिलाया। हाँ, हम तुम्हारी अकादमी से मुकाबला करना चाहते हैं। लड़के ने संदेह से उन्हें देखा। कोई प्रमाण है? तांगवुलिन हल्का से मुस्कुराया। उसकी आंखों में सुनहरी चमक आई और उसके नीचे एक सुनहरा आत्मा वलय प्रकट हुआ। चारों ओर आश्चर्य की चीखें गूंज उठीं। खासकर वो लड़का भय से कांपने लगा। सुनहरा आत्मा वलय? किंवदंतियां कहती हैं कि सबसे शक्तिशाली आत्मा वलय भी केवल नारंगी होता है। ये सुनहरा कैसे? रुको, कहते हैं कि देवताओं के आत्मा वलय सुनहरे होते हैं। कोई नहीं जानता था कि तांगवुलिन का ये सुनहरा वलय असल में रक्तसार आत्मा वलय था। तांगवुलिन थोड़ा झुंझला गया। उनके पास पहचान साबित करने का कोई साधन नहीं था। सब कुछ जब्त हो चुका था, इसलिए उसे यही तरीका अपनाना पड़ा। ये 3 बैंगनी वलयों से भी ज्यादा चौंकाने वाला था और छात्रों के मन पर सीधा असर डालता था। और ये काम कर गया। सामने खड़ा लड़का पीला पड़ गया और पीछे लड़खड़ाते हुए हट गया। जैसे ही भीड़ का उत्साह चरम पर पहुंचा, कुछ लोग फाटक से बाहर आए।
उनका नेता एक लंबा चौड़ा मजबूत शरीर वाला व्यक्ति था, जिसके छोटे छोटे भूरे बाल और तीखी निगाहें थीं। वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जल्द ही उसकी दृष्टि टांग बूलिन के रक्तसार आत्मा वलय पर टिक गई। उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए आश्चर्य झलका, पर उसने तुरंत स्वयं को संभाल लिया और कदम भी नहीं रोके। थोड़ी ही देर में वो टांग बूलिन के समूह के सामने खड़ा था। तुम बच्चे श्रेक अकादमी से हो? उसने पूछा। उसकी निगाहें सुनहरे आत्मा वलय से उठकर सीधे टांग बूलिन की आंखों में जा टिकी। बाहरी प्रांगण से हो या भीतरी से? टांग बूलिन अपनी जगह अडिग खड़ा रहा और उसी दृढ़ता से उसे देखने लगा। मैं बाहरी प्रांगण की प्रथम कक्षा का कक्षा अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम टांग बूलिन है। स्पिरिट पगोडा पर छापों के विपरीत किसी दूसरी अकेडमी को चुनौती देने में श्रेक अकेडमी का नाम लेना कुछ औपचारिकताओं के साथ आता था। कक्षा अध्यक्ष? उस व्यक्ति की आंखों में झटका साफ दिखा, जो सुनहरे आत्मा वलय को देखकर हुए आश्चर्य से भी अधिक था। तुम अपना बैनर समेट सकते हो, भीतर आओ। उसने उन्हें अपने पीछे आने का संकेत दिया। टांग बूलिन ने शेशे और शूलिजी की ओर सिर हिलाया और दोनों ने तुरंत बैनर समेट लिया। उनकी योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम पूरा हो गया था। वैसे भी स्काई ऑर्डर स्टार ओशन अकेडमी के फाटक पर लोगों को उकसाते रहना ठीक नहीं होता। उन्हें कुछ चेहरा तो देना ही था। कक्षा में जाओ, उस व्यक्ति ने भीड़ पर दृष्टि डालते हुए कहा। यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा है। स्पष्ट था कि अकेडमी में उसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसके आदेश पर छात्र पक्षियों की तरह बिखर गए और फाटक के भीतर अपनी अपनी कक्षाओं की ओर दौड़ पड़े। टांग बूलिन का 6 जनों का समूह उसके पीछे पीछे भीतर गया। परिसर देखकर वे अत्यंत प्रभावित हुए। हजारों वर्षों की इतिहास वाली अकेडमी होने के कारण इसका क्षेत्र विशाल था। सुंदर भव्वारे, सजे संवरे पेड़ पौधे और सावधानी से सजाई गई असंख्य मूर्तियां चारों ओर फैली थी। वो चलते चलते पीछे मुड़ा। मैं ली जी लॉन्ग हूँ, स्काई ऑर्डर स्टार ओशन अकेडमी का प्रधानाचार्य। ये अकेडमी सहस्त्राब्दियों से चली आ रही है और इस शहर की सर्वश्रेष्ठ उच्च स्तरीय सोल मास्टर अकेडमी है। हम उड़ने प्रकार के सोल मास्टरों, सोल इंजीनियरों और मेका पायलटों को प्रशिक्षित करने में विशेषज्ञ है। हमारे पास भावी बैटल आर्मर मास्टरों के लिए उत्कृष्ट स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी है। तुम लोग श्रेक अकेडमी के प्रतिनिधि बनकर आए हो? श्रेक अकेडमी का नाम सुनते ही टांग बूलिन के मन में अपराध बोध जाग उठा और उसने सच बताने का निश्चय किया। ईमानदारी से कहूं तो प्रधानाचार्य ली, हम श्रेक के प्रतिनिधि नहीं हैं। हम केवल स्वयं को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम अभी एक परीक्षा के बीच में हैं और हमें हर शहर में अपने से अधिक शक्तिशाली विरोधियों से लड़ना है। हमारे सभी पहचान पत्र और वर्दियां जब्त कर ली गई हैं, इसलिए हमें फाटक पर वो नाटक करना पड़ा। हमने आपकी अकेडमी को इसलिए चुना क्योंकि हमें लगता है कि ये पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ अकेडमी है। कृपया हमारी उतावलेपन के लिए क्षमा करें। गु युए और ये शिंगलान ने अविश्वास से टांग बूलिन को देखा। क्या इसके 2 व्यक्तित्व है? पर सबसे चौंकाने वाली बात थी ली जी लॉन्ग की प्रतिक्रिया। जैसा कि श्रेक के बच्चों से उम्मीद थी, निडर। वो हंस पड़ा। तुम लोग सचमुच में हमारी अकेडमी की प्रतिष्ठा निभा रहे हो। अच्छा हुआ तुमने फाटक पर ही हमारे छात्रों पर धावा नहीं बोला। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मेरे एक वरिष्ठ ने अपनी परीक्षा पूरी करने के लिए सैन्य अड्डे पर धावा बोल दिया था। पूरा कोहराम मच गया था। हमारी अकेडमी शब्द सुनकर टांग बूलिन और उसके मित्र स्तब्ध रह गए। फिर टांग बूलिन को अचानक समझ आया। आप श्रेक अकेडमी से पढ़े हैं? ली जी लॉन्ग मुस्कुराया। हाँ, लगभग 15 साल पहले स्नातक हुआ था। दुर्भाग्य से बाहरी प्रांगण से ही जैसे तैसे पास हो पाया। शब्द भले ही विनम्र थे, पर चेहरे पर गर्व झलक रहा था। श्रेक अकेडमी के बाहरी प्रांगण से स्नातक होना भी एक बड़ी उपलब्धि थी। टांग बूलिन भी मुस्कुरा उठा। तो हमें आपको सही ढंग से अभिवादन करना चाहिए। नमस्कार वरिष्ठ, इस बार की घटना के लिए हमें सच में खेद है। यदि ये बहुत असुविधाजनक हो तो हम तुरंत चले जाएंगे और परीक्षा पूरी करने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। बकवास है, ली जी लॉन्ग ने हाथ हिलाकर कहा। कोई परेशानी नहीं। तुम यहाँ आ ही गए हो तो खाली हाथ लौटने का क्या अर्थ? और फाटक पर इतना हंगामा करने के बाद यदि कुछ भी ना हुआ तो मैं अपने छात्रों को क्या जवाब दूंगा? मैं तुम्हारे लिए विरोधी ढूंढ लूंगा। 20 वर्ष से कम उम्र के हमारे सबसे शक्तिशाली छात्र। मैं भी देखना चाहता हूं कि उनके और तुम्हारे बीच कितना अंतर है। श्रेक की बात चली है तो मुझे इतने वर्षों से वहां जाने का अवसर नहीं मिला। मुझे स्पिरिट आइस प्लाजा बहुत याद आता है। तब मैं इसके अंदर के प्रांगण में जाने और सी गॉड लेक पर पढ़ने का सपना देखता था। अफसोस, वो सपना पूरा नहीं हुआ। उसकी आंखों में क्षणिक निराशा झलक उठी। दूसरों के चेहरे पर आश्चर्य बना रहा, पर टांग बूलिन पहले से ही इस परिणाम की अपेक्षा कर रहा था। उसने ली जी लॉन्ग की देह भाषा पढ़ ली थी और उसके दिल को छू लिया था। स्काई ऑर्डर स्टार ओशन अकेडमी की मुख्य इमारत अत्यंत विशाल थी, कई मंजिल ऊंची, लगभग 100 मीटर तक जाती हुई, ऊपर भव्य गुंबद के साथ। आकार में ये श्रेक की इमारत से छोटी थी, पर भव्यता में कम नहीं। ली जी लॉन्ग उन्हें एक विश्राम कक्ष में ले गया। अच्छा, तो क्या तुम इस मुकाबले में मेका का प्रयोग करना चाहते हो? टांग बूलिन ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नहीं, हमें देखिए, क्या आपको लगता है श्रेक हमें मेका साथ लाने देता? सही,
ली ने सोचा। थोड़ी देर आराम करो, पानी पियो, मैं विरोधियों की व्यवस्था करता हूँ। जैसे ही वो बाहर गया, शे ने उत्सुकता से पूछा, तुम इतने ईमानदार कब से हो गए? गु युए बोली। उसे पहले से आभास हो गया था कि ली झिलोंग का श्रेक से संबंध है, इसलिए सच बोला, है ना? टांग वुलिन ने मुस्कुराकर अपने सिर की ओर इशारा किया। ये शिंगलान ने सूंघ कर कहा, हाँ हाँ ठीक है, तैयार हो जाओ। टांग वुलिन ने कहा, ये आसान मुकाबला नहीं होगा। यहाँ के अधिकतर सोल मास्टर उड़ने प्रकार के हैं, लेकिन हम अपनी योजना पर ही चलेंगे। थोड़ी देर बाद ली झिलोंग लौटा। तुम्हारे विरोधी तैयार हैं। वे घुमावदार सीढ़ियों से सबसे ऊपर पहुंचे, जहां गुंबद खुला हुआ था और विशाल प्रशिक्षण स्थल फैला हुआ था। ये हमारा खगोलीय वेधशाला और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध अखाड़ा है, ली ने गर्व से कहा। टांग वुलिन विस्मय से बोला, ये तो कमाल है, यहाँ रात में तारों को देखना कितना सुंदर होगा। ली झिलोंग ने टांग वुलिन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसकी आंखों में हल्की सी गर्माहट झलक रही थी। अगर तुम चाहो तो तारों को निहार सकते हो, बस जरा सा इंतजार करो। हमारे वेधशाला में कुछ खास है। दिन हो या रात हम तारों को अपने और पास ले आ सकते हैं, ताकि उन्हें नज़दीक से देखा जा सके। ये वेधशाला असल में एक विशाल सोल मशीन है जो अंतरिक्ष से तारों की रोशनी इकट्ठा करती है, फिर उसे शुद्ध तारकीय ऊर्जा के रूप में यहाँ नीचे भेजती है। ये ऊर्जा हमारे छात्रों की साधना के लिए बेहद लाभदायक होती है, लेकिन प्रवेश केवल सबसे प्रतिभाशाली लोगों को मिलता है। आमतौर पर केवल स्नातकोत्तर छात्र ही यहाँ आकर साधना कर सकते हैं और इस तारकीय ऊर्जा से अपने शरीर और बैटल आर्मर को परिष्कृत कर सकते हैं। आश्चर्य टांग वुलिन के चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने नहीं सोचा था कि स्काई ऑर्डर स्टार ओशन एकेडमी में इतनी अद्भुत साधना स्थली होगी। लगता है ये मुकाबला सच में कठिन होने वाला है। रुको, क्या उसने तारकीय ऊर्जा कहा? तारों की रोशनी से? टांग वुलिन ने चुपके से शू शाओयान की ओर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। थोड़ी ही देर में तुम खुद इसे महसूस करोगे। तुम्हारे प्रतिद्वंदी भी जल्द ही आ जाएंगे। वेधशाला की दीवारें 30 मीटर ऊंची थीं और ऊपर विशाल आकाश फैला हुआ था। आंखें गड़ाए टांग वुलिन ने देखा कि दीवारों पर अनगिनत रेखाएं आपस में क्रॉस करती हुई किसी जटिल आकृति का निर्माण कर रही थीं। ली झिलोंग की बात याद कर उसने समझ लिया कि ये सोल सर्किट थे जिनमें अपार ऊर्जा छिपी हुई थी। सोल सर्किट पिछले 10,000 वर्षों से उपयोग में थे और इतने समय के विकास के बाद उनके डिजाइन और संरचना अत्यंत जटिल और भव्य हो चुकी थी। हर प्रकार के कार्य के लिए अलग सर्किट होते थे। बड़े पैमाने पर सोल सर्किट का सबसे बड़ा उपभोक्ता सेना थी, जो उन्हें राष्ट्रीय रक्षा सुविधाओं में इस्तेमाल करती थी। इस वेधशाला में लगे सर्किट टांग वुलिन ने अब तक जो देखे थे उनमें सबसे विशाल और उन्नत थे। फिर भी उसे विश्वास था कि श्रेक एकेडमी के पास भी कुछ ऐसा ही होगा, भले ही वो पूरी तरह निश्चित न था। आखिर वो श्रेक एकेडमी थी। इसी बीच लोगों का एक समूह हॉल में दाखिल हुआ। उन्होंने काले रंग की वर्दियां पहन रखी थी जिन पर सितारे कढ़े हुए थे। स्काई ऑर्डर स्टार ओशन एकेडमी की पहचान। हर सितारा एक सोल पावर रैंक दर्शाता था। सितारों का रंग भी मायने रखता था। स्नातक छात्रों के लिए चांदी और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सोना। इस समूह में 4 लड़के और 2 लड़कियां थीं। सभी की वर्दी पर चांदी के सितारे थे। उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच। वे जिज्ञासा से टांग वुलिन के दल को देख रहे थे। टांग वुलिन ने उन पर नजर दौड़ाई और तुरंत उनकी शक्ति का अंदाजा लगा लिया। सबसे शक्तिशाली के पास 46 सितारे थे और बाकी में से किसी के पास भी 40 से कम नहीं थे। टांग वुलिन की टीम की नज़र में वे उपयुक्त प्रतिद्वंदी थे। श्रेक एकेडमी के छात्रों के लिए अपने से एक रिंग ऊंचे स्तर के प्रतिद्वंदियों से भिड़ना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन टांग वुलिन को मैदान की चिंता थी। ली झिलोंग ने वेधशाला यूं ही नहीं चुनी थी। ली झिलोंग अपने छात्रों को देखकर मुस्कुराए। मैं संक्षेप में परिचय करवा देता हूँ। ये, उन्होंने टांग वुलिन की टीम की ओर इशारा करते हुए कहा, श्रेक एकेडमी के प्रतिभाशाली छात्र हैं और ये हमारे सबसे मजबूत स्नातक छात्र हैं। अब आप सब अपना अपना परिचय दे सकते हैं। टांग वुलिन ने सिर हिलाया और सामने वाली टीम की ओर मुड़ा। मैं टांग वुलिन हूँ, अपनी टीम का कप्तान। मैं असॉल्ट कंट्रोल प्रकार का सोल मास्टर हूँ। सामने से एक दुबला पतला युवक आगे आया, चेहरे पर आत्मविश्वासी मुस्कान। नमस्ते, स्काई ऑर्डर स्टार ओशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हमारी टीम का कप्तान हूँ, श्याओ त्यान हूँ। संयोग से मैं भी असॉल्ट कंट्रोल प्रकार का हूँ। दोनों कप्तानों की नजरें टकराईं, जैसे चिंगारियां उड़ रही थीं। मुस्कान तो दोनों के चेहरे पर थी, लेकिन वे एक दूसरे का आंकलन कर रहे थे। उम्र के कारण श्याओ त्यान थोड़ा लंबा था, लेकिन उसकी आंखों में तीखी धार थी। गु युए आगे बढ़ी। गु युए असॉल्ट प्रकार। दूसरी टीम का दूसरा सदस्य, छोटा और दुबला सा युवक आगे आया। उसके पास 44 सितारे थे। ये जीशु एजिलिटी प्रकार। शेशिए एजिलिटी प्रकार। तीसरा प्रतिद्वंदी लंबा और गठीला था, गु त्यानमिंग एजिलिटी प्रकार। ये सुनते ही टांग वुलिन की आंखें हल्की सी फैल गई। इतना बलवान और एजिलिटी प्रकार। ये शिंगलान असॉल्ट प्रकार। झा सिनमिंग
कंट्रोल प्रकार, चौथे प्रतिद्वंदी ने मधुर स्वर में कहा। शू शाओयान, कंट्रोल प्रकार। उसकी आंखें अब भी कुछ ज्यादा खुली थीं, मन कहीं और भटका हुआ था। एक सुंदर लड़की आगे बढ़ी। मैं ली याओ याओ, असॉल्ट प्रकार। शू लीझी, फूड प्रकार। अंत में एक नाजुक सी लड़की बोली, मैं हान यूछारांग, कंट्रोल प्रकार। 3 कंट्रोल प्रकार। तांगवुलिन के मन में खतरे की घंटी बज उठी। आधी टीम कंट्रोल प्रकार की थी। मैदान का लाभ, उड़ने वाला प्रकार, सभी 40 से ऊपर रैंक, आने वाला संघर्ष निश्चित था। तांगवुलिन ने गु युए की ओर देखा, दोनों ने सिर हिलाया। तैयार हो जाइए, ली झीलोंग ने कहा। यह केवल मैत्रीपूर्ण मुकाबला है। दोनों टीमें 100 मीटर की दूरी पर खड़ी हुईं। तांगवुलिन की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। जितना दबाव उतनी शक्ति, यही उसकी पहचान थी। ऊर्जा उमड़ी, दिन अंधकार में बदल गया, तारों का सागर ऊपर फैल गया, तारकीय ऊर्जा बरसने लगी। तांगवुलिन ने देखा कि उसके प्रतिद्वंदियों के चारों ओर हल्की सुनहरी आभा थी। हाँ, उसने मुड़कर देखा, सुनहरी धुंध में लिपटी एक आकृति। शाओयान, तांगवुलिन ने धीमे से कहा।